जय हिंद साथियों, मैं आपका अपना राजीव शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार द कोचिंग गुरु में। आप लोगों को मैं बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग वह विद्यार्थी जो आगामी 2023 की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए निःशुल्क टारगेट बैच लेकर आए हैं। यदि आप लोगों को उत्तर प्रदेश में अन्य परीक्षाओं की तैयारी करनी है सब्जेक्ट के आधार पर, क्लास के आधार पर, कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, तो आप लोग चैनल पर जुड़ सकते हैं और आप लोगों को इससे रेगुलर क्लास मिलेगी। अलग अलग टीचर के माध्यम से आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट के विषय में पढ़ाया जाएगा। और मैं बता दूं आप लोगों को, मैं इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय संविधान के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। आज हमारी क्लास संख्या 4 है। मैंने पिछली क्लास नंबर 3 में आप लोगों से डिस्कस किया था कि किस प्रकार से 1857 की क्रांति के बाद में 1858 का भारत शासन अधिनियम, फिर 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935 के भारत शासन अधिनियम में भारत की दशा और दिशाएं निर्धारित की गई। लगातार बढ़ते हुए गतिरोध एवं विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार चिंता में थी और फिर उसी को ध्यान में रखते हुए भारत में कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारत में संविधान एवं संवैधानिक सभा के निर्माण की नींव रखी जाती है। लेकिन संविधान क्योंकि संपूर्ण भारत के लिए बनाया जाना था, इसलिए कोई एक व्यक्ति या कुछ चुनिंदा लोग मिलकर संपूर्ण देश के लिए ऐसा कानून नहीं बना सकते थे जो सर्व समाज पर लागू हो जाए। इसीलिए सबकी सहमति बहुत जरूरी थी। इसीलिए पूरे भारत से संविधान सभा के निर्माण से पहले चुनाव संपन्न कराए गए, ताकि हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्रों से अपनी अपनी जनता का नेतृत्व करे और अपने क्षेत्र के विषय में बताए कि वहां पर किस प्रकार के नियम और शासन चलाए जाते हैं। क्योंकि भारत विविधताओं का देश था। भारत में आज वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और सभी अपनी विविधताओं के लिए जाने जाते हैं। भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर चाहे वो नीचे कन्याकुमारी या मतलब तमिलनाडु तक, या फिर कर्नाटक तक, या फिर पूर्व से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, भारत में हर राज्य की अपनी एक विशेष महत्व है और विविधता है। सभी की भाषाएं, सभी की बोलने की स्थानीय शैली एवं सभी का पहनावा एवं सभी का रहन सहन, खाना पीना, सभी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसे में कैसे एक कानून संपूर्ण भारत में कुछ ही लोग बना सकते हैं। इसीलिए संपूर्ण भारत में चुनाव कराया गया और उसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट मिशन के आधार पर 389 सदस्य संपूर्ण भारत से चुने गए और उन 389 सदस्यों को बांट दिया गया। 292 उनमें ब्रिटिश भारत से थे, देसी रियासत से 93 सदस्य थे जो राजा महाराजा टाइप के लोग थे। भारत में पहले से ही नवाबों की कमी नहीं थी। मुगल काल में भी बहुत सारी रियासतों ने अपने आप को आजाद कर दिया था और तब से लेकर लगातार भारत में बहुत सारी रियासतों का उदय हुआ और जो अपने आप को आजाद करते हुए आए, अपने आप को फ्रीडम में जीना महसूस करते थे। वो चीफ कमिश्नरी अर्थात उस समय के केंद्र शासित प्रदेश 4 थे। इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम बताएंगे कैबिनेट मिशन के आधार पर कैसे भारत में संवैधानिक सभा का निर्माण होता है, कैसे चुनाव होते हैं, अंतरिम चुनाव में क्या क्या परिणाम होते हैं। आज की क्लास में हम लोग इसी विषय पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सूचना है वो जरूर बता देता हूं। इसी के विषय में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो आज हम लोग बात करेंगे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में भारत में आता है कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन की यदि बात करें तो कैबिनेट मिशन में टोटल 3 सदस्य थे। नंबर 1 पर स्टेफोर्ड क्रिप्स, वही स्टेफोर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन के सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स। नंबर 2 पर पेंथिक लॉरेंस, पेंथिक लॉरेंस। और नंबर 3 पर एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर। इस तरह से टोटल 3 सदस्य कैबिनेट मिशन के। अब ध्यान से सुनिएगा, 1946 का समय था। भारत में जैसे ही अंतरिम सरकार अर्थात सबसे पहले हम प्रांतीय सरकार की बात करते हैं। 1937 में प्रांतीय सरकार बनी जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिला और कई राज्यों में कांग्रेस ने अपनी सरकार को बनाया। लेकिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन ने बिना भारत से पूछे, बिना उसकी अनुमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में नाम लिखवा दिया भारत का कि भारत भी हमारे साथ में सहयोगी के रूप में कार्य करेगा। उससे भारत में बहुत ज्यादा नाराजगी उत्पन्न हो गई। और तो और कांग्रेस ने 22 दिसंबर 1940 के आसपास पूरी सरकार को छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। ऐसे में इसको मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया था मुस्लिम लीग ने। उसी के बढ़ते गतिरोध के कारण फिर बाद में देखेंगे हम लोग कि कैसे अगस्त प्रस्ताव आता है। फिर उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, उसको भारतीय नकार देते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन बड़े स्तर पर 1942 में होता है।
फिर उसी के बाद में 1944 में बेबल योजना के आधार पर लॉर्ड बेबल बनते हैं। लिनलिथ गो के बाद में जो गवर्नर बनते हैं वो बेबल बनते हैं, और बेबल जो है क्लीमेंट एटली की योजना को लेकर भारत में आते हैं, क्योंकि क्लीमेंट एटली वैसे भी भारत के आजादी के इच्छुक थे, आजादी के पक्ष में थे, और क्योंकि वहां पर चुनाव बदल चुके थे, वहां ब्रिटेन के शासक बदल चुके थे, इसीलिए लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में भी भारत की आजादी की बात की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 18 फरवरी की घटना थी, वैसे 15 फरवरी की घटना थी। 15 फरवरी 1946 को एसएस तलवार नाम का एक जहाज था, एसएस तलवार, और एसएस तलवार खड़ा हुआ था बंबई में, बंबई बंदरगाह पर खड़ा हुआ था। अब ऐसे में ये जब बंदरगाह पर खड़ा था तो इस पर भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिक दोनों तैनात थे। किसी बात को लेकर भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिकों के बीच में विद्रोह हो गया। विद्रोह के कई सारे कारण थे। एक तो भद्दी भद्दी गालियां अंग्रेज भारतीयों को देते थे, उनका खाना पीना बिल्कुल खराब था, उनको पुरानी बंदूकें एवं पुरानी वर्दियां भी दी जाती थी, और उनको उन्हीं की भारतीयों के पहनावे के आधार पर, उनके रहन सहन के आधार पर उनको चिढ़ाया जाता था। इसी को ध्यान में रखते हुए बड़े स्तर पर एक विद्रोह हो गया, और समय था 15 फरवरी 1946 को। एसएस तलवार नाम का एक पानी का जहाज था, और उसी पर बंबई बंदरगाह पर बहुत बड़े स्तर पर विद्रोह हो गया। ऐसे में ये विद्रोह जो शुरू हुआ पूर्ण रूप से ये 18 फरवरी को हुआ, और 18 फरवरी 1946 को इस विद्रोह को नाम दिया गया नौ सैनिक विद्रोह। इस नौ सैनिक विद्रोह का विस्तार इतना बड़ा था कि देखते ही देखते यह जल सेना से स्थल सेना में आ गया, और उसके बाद वायु सेना में आ गया। इसकी खबर दिल्ली तक पहुंची, और दिल्ली से स्वयं सरदार पटेल ने जाकर इस विद्रोह को दबाया और भारतीय क्रांतिकारी अर्थात भारतीय सैनिकों को समझाया बुझाया, और 18 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक इसको शांत कर दिया बिल्कुल। इस बात की खबर ब्रिटेन तक पहुंची, और कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा देर हो जाए और दिक्कत हो जाए, इसीलिए भारत को जल्द से जल्द आजाद करा दिया जाए। इसीलिए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आता है, और कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारत में संवैधानिक सभा का निर्माण होता है। संवैधानिक सभा के निर्माण में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत में संवैधानिक सभा के निर्माण का श्रेय किसको जाता है, तो कैबिनेट मिशन को जाता है। ये एक छोटा सा नोट्स था। अब हम लोग बात करते हैं कैबिनेट मिशन, जो 24 मार्च 1946 को भारत में आता है, कैबिनेट मिशन। अब हम बात करते हैं क्लीमेंट एटली की कैबिनेट मंत्रियों की एक 3 सदस्यीय मिशन भारत में भेजा गया। क्लीमेंट एटली जो उस समय प्रधानमंत्री बन चुके थे ब्रिटेन के, उन्होंने 3 सदस्यों का मिशन एक भारत में भेजा। उसके सदस्यों के नाम की यदि बात करें तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे। 3 सदस्य आते हैं। कई बार परीक्षाओं में इन सदस्यों के नाम से भी प्रश्न पूछे गए हैं। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया जाएगा। ये कहा गया कि संविधान सभा का जो चुनाव होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं होगा, वो केवल अप्रत्यक्ष होगा, अर्थात सदस्यों को संपूर्ण भारत क्षेत्र से चुना जाएगा। ऐसे में प्रत्येक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का नेतृत्व करेगा, और संपूर्ण भारत में चुनाव कराए जाएंगे संविधान सभा के लिए। ऐसे में टोटल सदस्यों की यदि बात करें तो 389 सदस्य संपूर्ण भारत से चुने गए, जिनमें हम बात करें इन 389 सदस्यों में 15 महिलाएं भी शामिल थी। इन 15 महिलाओं को भी शामिल किया गया था, को भी शामिल किया गया था। तो टोटल 389 सदस्यों में 15 महिलाएं भी शामिल थी, जिनमें ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य थे, देसी रियासत से 93 सदस्य थे, और चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य थे। इनके चुनाव के परिणाम क्या हुए वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद में 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। चुनाव हुए संपूर्ण भारत में, और सरकार का गठन कर दिया गया। 2 सितंबर को 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया, अर्थात 1946 को एक अंतरिम सरकार बन गई। अभी केवल चुनाव हुआ है 389 सदस्यों पे, अभी रिजल्ट की बात नहीं आई है। अभी चुनाव कितनी सीटों पर संपन्न हुआ है मैंने ये भी डिस्कस नहीं किया है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इसको पढ़ रहे हैं कि सरकार बन जाती है, और सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं वो मेन मुखिया होते हैं, लॉर्ड बेबल अध्यक्ष होते हैं इस अंतरिम सरकार के, और जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष होते हैं। इसी तरह से परिषद में कुल 13 सदस्य होते हैं, लेकिन बहुत जल्द इन 13 सदस्यों में से 3 सदस्य इसमें से निकाल दिए जाते हैं, और सदस्यों की संख्या 10 रह जाती है। लेकिन देखते ही देखते इसमें 5 सदस्य मुस्लिम लीग के शामिल हो जाते हैं, और ये मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल होने के बाद में सदस्यों की संख्या हो जाती है 15।
टोटल सदस्य अंतरिम सरकार में 15 थे, लेकिन ध्यान रहे उनमें एक लॉर्ड वेबल अध्यक्ष थे। अगर केवल भारतीय सदस्यों की बात पूछी जा रही है तो 14 सदस्य हैं, और टोटल अध्यक्ष को लेकर पूछा जा रहा है तो 15 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य सर अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर आफत अहमद खां, ये तीनों मंत्री परिषद से हटा दिए जाते हैं और तुरंत 5 प्रतिनिधि के रूप में मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल कर लिया जाता है। इसीलिए सदस्यों की संख्या 15 हो जाती है। लीग की सरकार में शामिल होने का उद्देश्य ये था कि परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान की मांग की जाए, पाकिस्तान के लिए लड़ा जाए, और अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा था कि ये जो सरकार है ये एक देश की सरकार है, लेकिन इसको चला जो रहे हैं वो 2 राष्ट्र चला रहे हैं। आखिर जो भारत के अंदर संविधान सभा बन रही थी, पाकिस्तान की सभा को माना नहीं था, इसलिए पाकिस्तान इस बात से नाराज था। संवैधानिक बैठकों में पाकिस्तान अर्थात जो मुस्लिम लीग थी उसने भाग भी नहीं लिया था। इसी को ध्यान में रखते हुए जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे उन्होंने सोचा कि इसी सरकार में शामिल होकर हम अंदर से पाकिस्तान की मांग को आगे बढ़ाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन हो गया जिसका श्रेय जाता है कैबिनेट मिशन को। आइए बात करते हैं इस विषय में। संविधान सभा के गठन के विचारों का प्रतिपादन सर्वप्रथम इंग्लैंड के समानतावादियों और हेनरी मैन के द्वारा किया गया। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहले संवैधानिक सभा के निर्माण की यदि कहीं किसी देश में बात की गई तो वह था इंग्लैंड, लेकिन उसको जो स्वरूप प्रदान किया पहली बार वो किया अमेरिका के द्वारा। सबसे पहले व्यावहारिक रूप से अर्थात सबसे पहले विश्व के अंदर जो संविधान लागू करने वाला देश है वो अमेरिका है। अमेरिका के 13 राज्यों पर ब्रिटेन का कब्जा था, जिसे अमेरिका ने 4 जुलाई 1787 में आजाद करा लिया था। इसीलिए अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाता है, जैसे भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। इसी प्रकार से अमेरिका 4 जुलाई को मनाता है। लेकिन अमेरिका ने 1789 में अपना संविधान पूर्ण रूप से लागू किया। इसी प्रकार से अमेरिका और फ्रांस ने सबसे पहले संवैधानिक सभा का गठन किया। आइए बात करते हैं हम अपने संवैधानिक सभा की। भारत में संविधान सभा के निर्माण की शुरुआत आखिर कैसे हुई, कब हुई? सर्वप्रथम तिलक के निर्देशन में तैयार 1895 में विधेयक स्वराज बिल में होता है। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के एक नेता, अपने आप में एक मजबूत नेता थे और कहते थे कि किसी भी प्रकार से आराम से निवेदन करके विनय अनुविनय करके कभी आजादी नहीं मिलती है, आजादी को लेना पड़ता है, आजादी के लिए बलिदान देने पड़ते हैं। ऐसे में बाल गंगाधर तिलक एक विधेयक प्रस्तुत करते हैं जिसका नाम होता है स्वराज विधेयक, और कहते हैं, नारा भी देते हैं कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ऐसे में 1895 बहुत ही फेमस डेट है। 1895 को गणपति उत्सव भी महाराष्ट्र के अंदर शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही की गई थी। 1892 में, सॉरी, 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की गई थी। आगे बात करते हैं 1895 के बाद में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है। और होम रूल लीग जो होता है, होम रूल लीग की स्थापना होती है। होम रूल लीग की स्थापना 2 जगह होती है। पहली होती है अर्थात महाराष्ट्र में, और दूसरी होती है मद्रास में। महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है पुणे, वहां पर होती है, और दूसरी होती है मद्रास में। महाराष्ट्र में जो होम रूल लीग की स्थापना करते हैं वो तिलक साहब करते हैं, और मद्रास में जो करती हैं वो एनी बेसेंट करती हैं। एनी बेसेंट एक एक आयरिश महिला थी, अर्थात एनी बेसेंट आयरलैंड से आई हुई थी, और एनी बेसेंट भारत में 1905 में कांग्रेस से जुड़ी थी और 1914 में इन्होंने राजनीति में कदम रखा था। ऐसे में इन्होंने बाल गंगाधर तिलक की यदि बात करें तो ये अप्रैल में स्टार्ट हुई थी होम रूल लीग, अप्रैल 1916 में। और यदि हम बात करें एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट की सितंबर 1916 में शुरू हुई थी। ऐसे में एनी बेसेंट की होम रूल लीग के जो सचिव थे वो जॉर्ज अरुंडेल थे, और इसका जो स्वरूप था वो संपूर्ण भारत में था। इनका यही कहना था एनी बेसेंट का कि जिस प्रकार से ब्रिटिश अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, ऐसे ही भारत को भी अपने अधिकार एवं अपने नियम होने चाहिए। होम रूल लीग अर्थात होम रूल, घर का शासन, घर के नियम,
तो इसका एक ही उद्देश्य था कि संपूर्ण भारत में होम रूल लीग का प्रचार किया जाए और अंग्रेजों से कहा जाए कि भारत के लिए भी एक भारतीय संविधान होना चाहिए। ऐसे में 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, भारतीय के युवाओं के आधार पर ही भारतीय संविधान का निर्माण होना चाहिए और भारतीय संविधान में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। 1922 में ये बात कही थी किन्होंने? ये बात कही थी 1922 में गांधी जी के द्वारा। ऐसे में 1924 में मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान के निर्माण की मांग को प्रस्तुत किया था। अभी तक ये जितनी भी मांग हो रही है सब मौखिक रूप से हो रही हैं। 1929 में एक अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन, और इस लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे, पीटी नेहरू। अब पीटी नेहरू इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। बहुत ही फेमस अधिवेशन है अपने आप में, पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। तो ध्यान रहे, जो 1895 में की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा वो केवल स्वराज की मांग थी, और 1929 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में की थी ये पूर्ण स्वराज की मांग थी। और पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए ही इन्होंने इस अधिवेशन से लौटते हुए 26 जनवरी 1930 को, यानी कि अगले साल, भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया था। और रावी नदी के तट पर इन्होंने झंडे को फहराया और कहा कि भारतीय आज से गणतंत्र है और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। तब से लेकर 1930 से आज वर्तमान तक हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जा रहा है। इसीलिए जो भारतीय संविधान को लागू करने की डेट है वो भी 26 जनवरी ही निर्धारित की गई थी, जो शुरुआत की थी 26 जनवरी 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऐसे में 1934 में एक बहुत फेमस व्यक्ति हैं जिनका नाम है एम एन रॉय। एम एन रॉय, एम एन रॉय ने पहली बार लिखित रूप से संविधान की मांग की थी। तो लिखित रूप से यदि बात की जाए आपसे कि लिखित रूप से पहली बार किसने की थी, तो लिखित रूप से जो मांग की गई थी दोस्तों वो की गई थी एम एन रॉय के द्वारा। पुणे में एक सभा आयोजित की गई थी 1934 में, और एम एन रॉय नाम के एक फेमस व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने पहली बार लिखित रूप से संविधान की मांग की थी। ये वेरी वेरी मोस्ट है और पेपर में भी पूछा जाता है कि पहली बार लिखित रूप से मांग किसने की थी। 1937 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, और इस कांग्रेस के अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण घटना ये होती है कि कांग्रेस अधिवेशन जो होता है वो गांव में होता है अधिवेशन, और उसका जगह का नाम है फैजपुर। और आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में मुझे कि फैजपुर कहाँ पड़ता है, किस राज्य के अंदर फैजपुर पड़ता है, जहां 1937 का अधिवेशन हुआ है, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इन्होंने पहली बार, अर्थात कांग्रेस के द्वारा पहली बार मंच से संविधान की मांग की गई। मंच से संविधान की मांग पहली बार कांग्रेस ने कब की थी? 1937 के फैजपुर अधिवेशन में की थी। इसको आगे बढ़ाया गया। अब हम लोग आ जाते हैं चुनाव पर। किस प्रकार से 1946 में चुनाव संपन्न हुए, दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। 389 सदस्य टोटल भारत से चुने गए थे। ऐसे में इस टोटल भारत से सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी, जिनमें से यदि बात करें तो 15 महिलाएं भी शामिल थी। 15 महिलाएं भी शामिल थी। लेकिन इन 389 सदस्यों को किस प्रकार से बांटा गया है उसको भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनमें से 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश भारत से थे। 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासत से, और इन्हीं में 4 सदस्य जो थे वो चीफ कमिश्नरी से थे। चीफ कमिश्नरी, ऐसे में चीफ कमिश्नरी वो 4 कौन कौन सी थी, उनको याद करने का तरीका बहुत आसान है। ए, बी, सी और डी। ए बराबर अजमेर, और अजमेर पड़ता है राजस्थान में, बी बराबर बलूचिस्तान, और दोस्तों बलूचिस्तान वर्तमान में पड़ता है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में पड़ता है। सी बराबर कुर्ग, और कुर्ग पड़ता है कर्नाटक में, और डी बराबर दिल्ली, और दिल्ली वर्तमान में भारत की राजधानी है। इस प्रकार से टोटल 389 सीटें चुनी गई थी, जिनमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। इनमें सबसे ज्यादा मद्रास से सीटें थी। अब हम बात करते हैं चुनाव हुए संपन्न, और चुनाव जब संपन्न हुए
तो आप लोगों को मैं बताऊं कि चुनाव 296 सीटों पर संपन्न हुए। टोटल 389 सीटों में से घटते घटते 296 सीटें रह गई, क्योंकि बहुत सारी सीटें मुस्लिम लीग के आधार पर अलग हो गई थी। टोटल 296 सीटों पर संपन्न हुए, जिनमें से यदि हम बात करें, जिनमें 208 सीटें तो कांग्रेस को प्राप्त हुई, 208 सीटें उस समय कांग्रेस को प्राप्त हुई, 73 सीटें उस समय मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई और 15 सीटें अन्य को प्राप्त हुई। इस प्रकार से 208 सीटों के आधार पर कांग्रेस की जीत हुई और कांग्रेस ने 2 सितंबर 1946 को 14 सदस्यों के साथ में अपनी सरकार का गठन किया और सरकार का गठन होने के तुरंत बाद उसने यह उसके ऊपर कार्यभार आ गया कि अब आप हमको संविधान की बैठक करनी है और बैठकों को आयोजित किया गया। आइए, ये चुनाव संपन्न हो गए हैं। किस प्रकार से टोटल 389 सदस्यों में से 15 महिलाएं थी, 292 जो थी वो ब्रिटिश भारत से 93 देसी रियासत से, 4 चीफ कमिश्नरी और 389 टोटल ABCD, ए बराबर अजमेर, बी बराबर बलूचिस्तान, सी बराबर कुर्ग और डी बराबर दिल्ली। चुनाव संपन्न हुए 296 सीटों पे, 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 93 सीटें मुस्लिम लीग, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली और 15 सीटें अन्य को मिली और इस तरह से टोटल जो चुनाव जीत जाती है वो कांग्रेस पार्टी जीत जाती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं संविधान सभा की बैठकों की। तो संविधान सभा की बैठकों पर अब हम बात कर लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक, अब बैठक होंगी क्योंकि चुनाव तो संपन्न हो गए हैं, पूरे देश में चुनाव करा लिया गया है, हर क्षेत्र से सदस्य चुन लिया गया है, अब सदस्य बैठक करेंगे। तो सबसे पहली बैठक हम देख रहे हैं कि प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुई और जिसकी डेट है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में स्थित कैंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन लाइब्रेरी में यह सभा आयोजित की गई, जिसमें सभा में वरिष्ठतम सदस्य के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वरिष्ठता के आधार पर प्रथम सभा में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ऐसे में जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उसमें बात चली कि किस व्यक्ति को सदस्य चुना जाए। तो उन्होंने कहा कि जब फ्रांस में पहली बैठक हुई थी, कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने कहा, तो वहां पर भी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो फ्रांस की नकल करते हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो जिन्होंने बिहार को अलग राज्य बनाने की मांग के लिए काफी आंदोलन भी किए थे और जो बिहार में 1936 से लेकर 1944 तक बिहार अर्थात पटना विश्वविद्यालय में उप कुलपति के रूप में भी कार्य किया है, एक ऐसे महान क्रांतिकारी व्यक्ति थे, उनको पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दूसरी बैठक की हम बात करते हैं। दूसरी बैठक एक दिन के गैप के बाद में हुई, यानी कि 10 तारीख बीच में थी और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक संपन्न कराई गई। इस दूसरी बैठक में सबसे पहले कार्य किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो सिवान जिला राज्य बिहार से संबंध रखते हैं, बिहार के रहने वाले थे, सर्वसम्मति से सभा के स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। जब स्थायी अध्यक्ष इनको बनाया तो उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी अर्थात HC मुखर्जी को बनाया इन्होंने। अब ऐसे में उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी बनते हैं। ये हरेंद्र कुमार मुखर्जी वही थे जो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष के रूप में भी चुने गए थे। तो ऐसे में हरेंद्र कुमार मुखर्जी उपाध्यक्ष बनते हैं और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। बेनेगल नरसिंह राव को पहली इस दूसरी सभा में संवैधानिक सलाहकार के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में चुना गया। बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। 1950 से लेकर 1952 तक यूनाइटेड नेशन अर्थात UN में भारत के प्रथम सचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया और 1952 में ये पहली बार अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से प्रथम जज बने। तो ऐसे महान व्यक्ति जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहली बार जज के रूप में चुने गए, उनका नाम डॉक्टर BN राव था। ऐसे में हम तृतीय बैठक की अब हम बात करते हैं। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। 13 दिसंबर 1946 की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को मंजूरी मिल गई। उद्देश्य प्रस्ताव से तात्पर्य है, आखिर ये बताया गया कि
उनसे पूछा गया कि कम से कम ये तो आप निर्धारित कीजिए कि जिस संविधान के लिए बैठक हो रही है उस संविधान का स्वरूप क्या होगा, उस संविधान की विशेषताएं क्या होगी, उद्देश्य क्या है। ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू मुख्य व्यक्ति के तौर पर कार्य कर रहे थे। उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया और उस उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने वो समस्त बातें लिखी जो आज की वर्तमान की हमारी उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में लिखी हुई है। प्रस्तावना को संविधान का अंग, आत्मा कहा जाता है क्योंकि वही पूरे संविधान का परिचय दे रही है। ऐसे में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष एवं उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने एवं समस्त व्यक्तियों को अभिव्यक्ति और धर्म की, उपासना की आदि की स्वतंत्रता देने की बात करते हैं। बंधुत्व की भावना, समानता, इस तरह की बहुत सारी बातों को प्रस्तावना में रखा गया है जो संपूर्ण परिचय दे रही है कि आखिर संविधान कहना क्या चाह रहा है। तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसको 1947 में मंजूरी मिल गई। अब ऐसे में ध्यान से सुनेंगे, 24 मार्च 1947 को 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। भारत में जब ये गवर्नर जनरल बनकर आए 24 मार्च 1947 को, तो इन्होंने भारत में बहुत ज्यादा अलग चीजें देखी। इन्होंने देखा कि भारत में बिल्कुल भी स्थिरता नहीं है, पाकिस्तान की मांग अलग लोग कर रहे हैं, भारतीय अलग कर रहे हैं और आजादी को बहुत जल्द देना पड़ेगा। लगातार विरोध उत्पन्न हो रहा है। ऐसे में जब ये मार्च में आए तो मार्च के कुछ दिनों बाद ये तुरंत ब्रिटेन गए और इन्होंने जाकर सारी बातें एटली साहब को बताई। अब ऐसे में एटली साहब को जब सारी बातें बताई तो उन्होंने भारत का स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स सदन में प्रस्तुत किया, जिसको 18 जुलाई 1947 को मंजूरी मिल गई। और भारतीयों के लिए यह एक ऐसा स्वर्ण दिन है जिसमें ब्रिटिश संसद में जो अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जिसको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहा गया, ये गलत हो गया है, 1947 है, 1947 प्रस्तुत किया गया, जिसे मंजूरी मिल गई 18 जुलाई को। और उसके बाद में इन्होंने ही आकर भारत में 3 जून 1900 ये 31 जुलाई को भारत में वापस आ गए। 31 मई को भारत में 1947 को ये वापस आए और वापस आने के बाद इन्होंने तुरंत एक योजना प्रस्तुत की, जिसको 3 जून 1947 में इन्होंने प्रस्तुत किया और इसी को माउंटबेटन योजना या जून योजना या वाल्कन योजना के नाम से भी जाना जाता है। प्रावधान था इसमें कि भारत को दो संप्रभु राष्ट्रों में बांट दिया जाएगा, पहला भारत होगा और दूसरा पाकिस्तान, अर्थात विभक्त किया जाएगा। और उसके बाद पंजाब तथा बंगाल जो क्षेत्र हैं बड़े, पंजाब प्रांत और बंगाल प्रांत, इन दोनों में जनमत संग्रह कराया जाएगा कि किसकी तरफ जाना चाहते हैं, रेफरेंडम, और देशी रियासतों को अपनी इच्छा अनुसार भारत अथवा पाकिस्तान में जाने की छूट दी जाएगी। ऐसे में ये वाला जो तीसरा स्टेप है ये बहुत खतरनाक था। इसी के आधार पर भारत आजाद तो हुआ, लेकिन बाद में बहुत सारी दिक्कतों को उसका सामना करना पड़ा। बहुत सारे राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र देश बनाने का सपना देखना शुरू कर दिया था। जून योजना के आधार पर लॉर्ड माउंटबेटन ने यह घोषणा की कि जल्द ही भारत को 2 राष्ट्रों में विभक्त कर दिया जाएगा और बंगाल और पंजाब से जनमत संग्रह कराया जाएगा और रियासतों को अपनी इच्छा अनुसार, चाहे वो पाकिस्तान में जाएं या वह भारत में रहें, जाने का पूरा अधिकार है। और साथ में एक तीसरी शर्त और कह दी, यदि वह चाहते हैं तो अपना अलग देश भी बना सकते हैं। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया और ऐसे में उन्होंने इसको 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति प्रदान हो गई। 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को अपनाया गया। भारतीय तिरंगा जिसमें 3 रंग हैं आप जानते हैं, और यदि इसके डिजाइन की बात की जाए तो इसका डिजाइन जो बनाया था, इसका डिजाइन बनाया था पिंगली वेंकैया नायडू के द्वारा। इसका डिजाइन बनाया गया पिंगली वेंकैया नायडू। पिंगली वेंकैया नायडू ने वेंकैया नायडू के द्वारा इसका डिजाइन बनाया गया था। हमारे भारतीय तिरंगे का जो डिजाइन बनाया है वो पिंगली वेंकैया नायडू ने बनाया है। भारतीय तिरंगे को विदेश में फहराने वाली महिला का नाम आपको बताना है। जर्मनी के स्टुटगार्ट में उन्होंने पहली बार भारतीय झंडे को विदेश की भूमि पर फहरा दिया था और भारतीय आजादी का नारा दिया था। आप लोगों को बताना है कि वह कौन महिला थी जिन्होंने विदेश में झंडे को फहराया था।
15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है फाइनली, और 1947 को पाकिस्तान तथा भारत नाम के दो डोमिनियन राज्यों का गठन कर दिया जाता है। 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त की रात को 11:58 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रेडियो के माध्यम से कहा जाता है कि जब संपूर्ण विश्व सो रहा होगा, भारत अपनी आजादी के लिए उठ खड़ा होगा और आजादी की घोषणा कर देते हैं और भारत को आजाद कर देते हैं, आजादी की घोषणा कर देते हैं। और चंद लम्हों के बाद में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है, और इसीलिए हम अपना स्वतंत्रता दिवस अर्थात हम अपना इंडिपेंडेंट डे 15 अगस्त 1947 को ही मनाते हैं। ऐसे में जो वक्तव्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो के माध्यम से आजादी का दिया था, उस वक्तव्य को ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया जाता है। इसमें एक तर्क ये है कि 15 अगस्त 1947 को ही देश आजाद क्यों हुआ, आखिर इससे पहले या इससे बाद में, ये एक डेट निर्धारित की गई, आखिर क्यों की गई? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। 15 अगस्त की डेट इसलिए निर्धारित की गई थी क्योंकि 15 अगस्त 1945 को ही जापान पर अमेरिका के द्वारा जब द्वितीय वर्ल्ड वॉर में बम गिराए गए थे, तो जापान ने आत्मसमर्पण किया था, और यह इन सभी देशों की जीत थी और ब्रिटेन की जीत थी। ब्रिटेन इसको अपनी खुशी के रूप में देखता था, लकी दिन के रूप में देखता था, इसीलिए उसने 15 अगस्त 1947 का दिन निर्धारित किया था, क्योंकि वह उसके लिए एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में जाना जाता था। 15 अगस्त को भारतीय ज्योतिषों ने नकार दिया था। भारतीय जो व्यक्ति थे उन्होंने भी 15 अगस्त के दिन पर तर्क दिया था कि 15 अगस्त को आजाद नहीं होना चाहिए, ये दिन सही नहीं है, लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया था, इसलिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं था भारतीयों के लिए, और इसीलिए 14 अगस्त की रात को 11:58 पर भारत को आजादी की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कर दी गई। तो दोस्तों, आज की क्लास संख्या 4 में हमने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगली क्लास आप लोगों को कल शाम 6 बजे इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर मेरे द्वारा मिल जाएगी। चैनल के साथ में जुड़े रहें और अपनी तैयारी को, अपने नोट्स को कंप्लीट करते रहें। जितने विद्यार्थी, अगर कोई ऐसे व्यक्ति हमारे चैनल को देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, जो खुद स्वयं तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो अपनी किसी भी रिलेशन या किसी भी, जहां पर भी जानकारी है जो विद्यार्थी कर रहे हैं, उन तक हमारे जो है क्लास को पहुंचा सकते हैं, ताकि वो जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। तो धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं फिर से नई क्लास में कल शाम 6 बजे।